हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम आज लेक्चर नंबर 11 लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने लॉ दिए। किसके लिए लॉ दिए? जो सर्किट हम सॉल्व नहीं कर सकते सीरीज पैरेलल मिक्स कनेक्शन व्हीटस्टोन ब्रिज से, राइट। यानी जब कोई भी नहीं चलेगा इसमें से, तब हमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना होगा और तब हम इजीली क्या कर पाएंगे, सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे और करंट निकाल पाएंगे। तो जब भी आपको कोई ऐसी सर्किट दिखे जिसमें ना तो सीरीज कनेक्शन दिख रहा है ना पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है, तब आप इजीली किरचॉफ लॉ यूज करके उसका करंट निकाल सकते हो, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 11 किरचॉफ्स लॉ। स्टार्ट करते हैं। टाइटल लगा देता हूं मैं, किरचॉफ्स लॉ या फिर किरचॉफ्स रूल्स बोल सकते हो आप। ओके, मैंने बताया आपको, वापस बता रहा हूं। जब भी सर्किट में आपको लगे कि यहाँ पे हम सीरीज या पैरेलल अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए यहाँ पे हमें ये लॉ यूज करना होगा। तो आज का लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको बोर्ड के लेक्चर में तो यूजफुल होगा ही होगा, लेकिन जेईई और नीट में भी काफी यूजफुल होगा। जब भी कोई कॉम्प्लिकेट सर्किट आती है तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल पाओगे। ओके, तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ के जो लॉ है वो दो लॉ है। फर्स्ट जो लॉ है उसको बोला जाता है जंक्शन रूल, यानी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ओके, तो मैं यहाँ टाइटल लगाता हूं जंक्शन रूल या फिर जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ जो है उसको बोला जाता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। ये लॉ हमें बताता है कि कितना करंट एंटर करता है और कितना करंट यहां पे लीव करता है। तो इसके स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। इसका स्टेटमेंट है करंट लीविंग, करंट एंटरिंग द जंक्शन is equal to current leaving the junction। यानी कि जितना करंट जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही करंट लीव होगा। यानी कि एंटर करने वाला करंट और लीव करने वाला करंट दोनों ही सेम रहेंगे। या फिर इसी स्टेटमेंट को हम थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं, और the algebraic sum of current at meeting point at junction is always zero। एल्जेब्रिक सम उसका जीरो रहेगा। तो दोनों चीज मैं आपको यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखो कि मान लो यहाँ पे हमने 5 रजिस्टर्स लिए हुए हैं। ये हमारा पहला रजिस्टर, ये हमारा कोई कॉम्प्लिकेट सर्किट का छोटा सा पार्ट हमने यहाँ से कंसिडर किया है। ये मीटिंग पॉइंट हमारा O है। अब आप सपोज कर लो कि हमारा कोई I1 करंट इस तरफ जा रहा है और कोई I2 करंट नजदीक आ रहा है, I3 भी नजदीक आ रहा है, I4 भी अप्रोच कर रहा है, और I5 हम मान लेते हैं कि यहां से दूर जा रहा है, और कुछ ना कुछ रजिस्टर्स की वैल्यू हमें यहां बता रखी है। तो इस लॉ के हिसाब से क्या होता है कि ये O हमारा जंक्शन पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि व्हेन मोर देन 2 लाइंस आर कनेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और इंटरसेक्ट और मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ जंक्शन पॉइंट। ओके, मान लो इस तरह से है, तो यहां से अगर करंट आता है तो 3 रास्ते उसके पास है। जिस रास्ते से वो आ रहा है, जहां से वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो देखो ये फर्स्ट पाथ, ये सेकंड पाथ और ये थर्ड पाथ। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रास्ते हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे जंक्शन पॉइंट। तो जब भी आपको 2 से ज्यादा लाइन दिखे तो तब हम उसको जंक्शन पॉइंट मान लेंगे, वो हमारा जंक्शन पॉइंट हो जाएगा।
जब भी हमें दो से ज्यादा लाइन दिखे तो वो हमारा जंक्शन पॉइंट कहलाएगा, राइट। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जंक्शन पॉइंट कौन कौन से हैं। जंक्शन पॉइंट से ऑलवेज या तो करंट स्प्लिट करेंगे या मर्ज होंगे, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो यहाँ पे ओ पॉइंट पे तो करंट कौन सा दूर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, कौन सा करंट एंटर कर रहा है उसके बराबर जो करंट लीव कर रहा है वो लेना है। तो कौन सा करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है ओ के पास, तो I2, I3 और I4। तो मैं यहाँ लिखूंगा I2 प्लस I3 प्लस I4, ये हमारा करंट एंटर किया ओ पॉइंट पे। वहां से कौन सा करंट लीव कर रहा है, यानी वहां से दूर कौन सा जा रहा है, रिसीड करंट, I1 और I5, I1 और I5। तो ये हो गया हमारा लॉ, राइट। जितने करंट वहां से दूर जा रहे हैं उसके बराबर करंट नजदीक आएंगे, यानी जंक्शन पॉइंट पे ऑलवेज क्या होगा, हमारा यहाँ पे कंजर्वेशन होगा, करंट का, चार्ज का कंजर्वेशन होगा, ओके। तो इसको हम अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से लिखें, द algebraic sum of current at meeting point at junction is always 0। यानी कि अगर मैं I1 को और I5 को इस तरफ ले आऊं, I1 इस तरफ आएगा तो माइनस I1 हो जाएगा, प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस I5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हो गया, ओके। माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो एल्जेब्रिक सम हमारा यहां मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, 0, ओके। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो करंट दूर जा रहा है उसको आप माइनस ले लो और जो नजदीक आ रहा है उसको आप प्लस ले लो, और उसका भी 0 आप निकाल सकते हो, मतलब उसको भी 0 लिख सकते हो। या आप उल्टा साइन कन्वेंशन कंसिडर करो कि जो दूर जा रहे हैं उसका पॉजिटिव लो, जो नजदीक आ रहे हैं उसको नेगेटिव लो, तो भी ये सेम चीज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन सबसे बेटर आपके लिए ये रहेगा, राइट, या फिर आप एक तरफ लिखो तो भी चलेगा, ओके। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कंजर्वेशन यहाँ पे फॉलो होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे चार्ज लूं तो Q I2 क्या आएगा, I इज इक्वल टू Q बाई टी, राइट। तो Q2 बाई टी, Q3 बाई टी, Q4 बाई टी इज इक्वल टू Q1 बाई टी, Q5 बाई टी, टी निकाल के कैंसिल हो जाएगा। तो अब ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन हुआ, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, चार्ज का कंजर्वेशन हुआ, ओके। 1/t कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो चार्ज हमारा यहाँ पे कंजर्व्ड हो रहा है, राइट। तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज का यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजर्वेशन। इसीलिए किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन अपने सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी गया है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट करता है। जंक्शन लॉ रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है ये, ओके। जो चार्ज का कंजर्वेशन होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस तरीके से हम ये लॉ यहां पे कर सकते हैं, राइट। तो आप, आई होप आपको आइडिया आया होगा कि जंक्शन पे कितने करंट मिल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू कितना करंट दूर जा रहे हैं, ओके। जितने मिल रहे हैं उनको एक तरफ लिखो, इज इक्वल टू जितने दूर जा रहे हैं उसको एक तरफ लिखो, फिर सबको आप एक तरफ ले आओ और इज इक्वल टू 0 कर दो तो भी चलेगा, राइट। तो मैं इसको मिटा देता हूं और एक स्मॉल सर्किट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम करते हैं सेकेंड लॉ, राइट। ओके दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम करेंगे ये फर्स्ट लॉ के बेस पे करेंगे, राइट। तो पहले आप जंक्शन आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, तो मैंने आपको अभी बताया कि दो से ज्यादा लाइन होनी चाहिए। तो ये देखो 1 2 3, यहां पे भी देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। ये हमारा जंक्शन पॉइंट है। अब आप देखो कि करंट 20 एम्पियर यहां से आया, राइट। तो 20 इज इक्वल टू यहां पे स्प्लिट होगा, तो जितना करंट आया उतना ही स्प्लिट होगा, I1 प्लस 12। तो 12 को मैं इधर ले लूं तो 20 माइनस 12 I1 मिल जाएगा हमें, यानी कि I1 मिलेगा हमें 8 एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो एक आंसर हमारा यहाँ पे आया 8 एम्पियर, राइट। हमें यहाँ पे ये सब करंट निकालने हैं, ये करंट ये करंट ये करंट ये करंट हमने निकाल लिया। अब आप देखो कि यहाँ से 8 एम्पियर आ रहा है
और इस तरफ से फाइव आ रहा है, तो दोनों मर्ज करेंगे, राइट, दोनों मर्ज करेंगे, इधर जाएंगे, तो इधर से I1 आ रहा है 8 एम्पियर, इधर से आ रहा है 5 एम्पियर, 8 प्लस 5 मिला के 13 हो जाएगा, तो 13 हमें यहां पे मिलेगा कितना, 13 एम्पियर, 8 प्लस 5 13 एम्पियर, यानी कि I2 हमारा आंसर जो आया वो कितना आया, 13 एम्पियर आया। ओके, अब आप देखो 12 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, तो 12 यहाँ पे स्प्लिट होगा, तो एक गया 6 एम्पियर, तो 12 इज इक्वल टू यहाँ पे करंट अप्रोच इज इक्वल टू करंट रिसीड, तो रिसीड कितना किया, वहां से दूर कितना गया, 6 प्लस I4, तो यहाँ पे हमारा 12 माइनस 6 हो जाएगा कितना, I4, तो I4 हमारा हो जाएगा 6 एम्पियर। ओके, तो I4 यहां हमें मिल गया 6 एम्पियर। ओके, अब हमें यह भी मिल चुका है करंट, राइट, अब I4 यहां से आ रहा है और I2 यहां से आ रहा है, तो आप सोचो कि दोनों अगर यहां मर्ज करेंगे तो हमें मिल जाएगा I3, तो I2 हमारा आ चुका है कितना, 13, यहां पे हमारा 13 एम्पियर है, राइट, और I4 हमारा कितना है, 6 एम्पियर, यहां पे हमारा 6 एम्पियर है। अब दोनों करंट मर्ज करेंगे तो 13 प्लस 6, तो यहां कितना आएगा, 19 एम्पियर, राइट, इसका मतलब हमें I3 मिल गया है 19 एम्पियर। ओके, हमें वो मिल गया है 19 एम्पियर, ये रहा, यानी कि हमें I1 मिल गया, I2 मिल गया, I3 और I4 चारों मिल गए हैं इस तरह से। ओके, तो हमें यहाँ पे आइडिया आया कि जहां से करंट जब एंटर करता है, एक लीव कितना कर रहा है उसमें से माइनस करके हम दूसरा निकाल सकते हैं, राइट, यहां से एंटर किया 20, तो यहाँ 12 लीव किया, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 12 गया, तो 20 माइनस 12 यानी 8 आ जाएगा, तो इस तरह से सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं हमारा करंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन अभी मैं और नहीं करा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हमें यहाँ पे जो लूप रूल है यानी कि सेकंड लॉ है उसमें बहुत डिटेल में करना है। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं और हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लॉ किरचॉफ का, जिसको हम बताएंगे वोल्टेज लॉ, जो हमारा होगा लूप रूल, लूप लॉ। तो हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ, यहां पे मैं टाइटल दूंगा सेकंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ, उसको हम बोलते हैं लूप रूल, लूप रूल, या आप ऐसे बोल सकते हो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको शॉर्ट बोला जाता है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, राइट, इसको बोला जाता है KVL। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन ज्यादा आपको तब समझ आएगा जब उसको हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, राइट, जब हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे से उसका आइडिया आएगा। अब ये जो लॉ है वो पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि किस तरह से वर्क करेगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ any changes in potential difference around any closed loop involving resistors and cell in the loop is 0। जब हम सर्किट में कोई भी एक लूप चूज करेंगे और उसके पोटेंशियल को जोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो फाइनली उसका एडिशन हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। फाइनली जब हम उसका एडिशन करेंगे तो उसका एडिशन हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। मैं यहां पे आपको और आगे कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि ये मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद ये स्टेटमेंट वापस बताऊंगा कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, राइट, क्योंकि अगर आपको साइन कन्वेक्शन पता होगी तो ही आप इसे कर पाओगे। तो अभी तो ये लॉ में इतना ही बताता है कि जो रेजिस्टर्स हमारे जितने भी आ रहे हैं
उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल है और जितनी बैटरी आ रही है, जितने शेल आ रहे हैं, उसका अक्रॉस जितना पोटेंशियल है, वो दोनों को मिला के टोटल हमारा आंसर 0 आना चाहिए। ये हमें सेकेंड लॉ बताता है, राइट। तो पहले हम यहां करेंगे साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन, आपको कोई भी न्यूमेरिकल समझना हो तो साइन कन्वेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, राइट। तो पहले मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टर के लिए साइन कन्वेक्शन क्या होता है। तो सपोज कर लो यहां पे ये लूप रूल है, तो पहले तो कोई भी सर्किट का क्लोज पार्ट हमें यहां पे स्टडी करना होगा, उसके अंदर हम लूप रूल लगा सकते हैं, राइट। तो हमारी एक इंपॉर्टेंट रहेगी करंट की डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन, और दूसरा जो हमने पाथ लूप चूज किया है, उस लूप का पाथ, जिस रास्ते को हम फॉलो करने वाले हैं, राइट, तो उसको हम बोलेंगे पाथ डायरेक्शन, यानी लूप की डायरेक्शन। आप यहां पे लूप डायरेक्शन भी बोल सकते हो, लूप डायरेक्शन। मान लो बीच में हमारा एक रेजिस्टर आ गया इस तरह से आर, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम रही तो हमारा यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। तो अगर हमने यहाँ पे हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज ट्रैवल किया, अगर हमारी यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पाथ की डायरेक्शन में ही है, तो हमें पता है करंट तो प्लस से माइनस ट्रैवल करता है, तो यहाँ हमारा पोटेंशियल देखो रिड्यूस हो रहा है। पोटेंशियल अगर रिड्यूस हो रहा है तो हम उसको लेंगे माइनस आई आर, यानी जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज वो हमारा क्या आएगा, माइनस आई आर आएगा। ओके, समझ आया। यानी कि पाथ की डायरेक्शन अगर हमारी करंट की डायरेक्शन में रही तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेंशियल को रिड्यूस करेंगे, यानी माइनस साइन लगाएंगे आगे, यानी माइनस आई आर आएगा। पहले आप अच्छे से ये 4 रूल हम लिखने वाले हैं, वो आप दिमाग में बिठा लो, वो आप दिमाग में बैठ गए तो कोई भी न्यूमेरिकल में आसानी से एकदम सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं आपको एक नीट का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा। एनसीईआरटी का बड़ा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, मान लो करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है लूप के, ये हमारी करंट डायरेक्शन, लेकिन हमारी पाथ डायरेक्शन वही है, लूप की डायरेक्शन। तो अब यहां हमारे दोनों अपोजिट हो गए, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट पाथ डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन और लूप की पाथ डायरेक्शन अगर दोनों अपोजिट आ जाए एक दूसरे के, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाए, मान लो अभी करंट हमारा, पहले करंट इस तरफ फ्लो कर रहा था आई, अभी करंट हमारा इस तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ आई, हमारा लूप का डायरेक्शन ये है और करंट अपोजिट है, तो वहां हमारा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। आप देखिए माइनस से प्लस जा रहा है करंट, तो पोटेंशियल हमारा धीरे धीरे हायर की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल हमारा इंक्रीज करा, राइट। तो यहाँ पे हमारा आएगा प्लस आई आर, पोटेंशियल हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो यहां हम ले लेंगे प्लस आई आर। यानी कि अगर करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम उसको मानेंगे प्लस आई आर, राइट। अब हम यहां पे करते हैं थर्ड पॉइंट, हमारा थर्ड लॉ, थर्ड लूप। अगर पाथ की डायरेक्शन में, पाथ की डायरेक्शन में जाते जाते बैटरी का पहले अगर टर्मिनल पॉजिटिव आ जाए, ये हमारे पाथ की डायरेक्शन है, और पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए, तो आप देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, पोटेंशियल कम हो रहा है, तो हमें यहां पे ईएमएफ लेना होगा माइनस। जब भी हम आगे बढ़ते हुए अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ गया शेल का, बैटरी का टर्मिनल अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हमारा पोटेंशियल यहां पे रिड्यूस करेगा, यानी माइनस ई आएगा। और फोर्थ लॉ, जिस तरफ हमारा पाथ डायरेक्शन है, पाथ डायरेक्शन में आगे बढ़ते बढ़ते मान लो पहले हमारा नेगेटिव टर्मिनल आ गया, तो हमारा पोटेंशियल जा रहा माइनस से प्लस, हायर की तरफ जा रहा है, तो हमें पोटेंशियल यहां पे लेना होगा प्लस ई, वोल्टेज हमें लेना होगा प्लस ई शेल का, राइट। तो ये 4 अगर रूल आपको आ गए तो आपको बहुत ही अच्छे से सारे न्यूमेरिकल समझ आएंगे और किरचॉफ लॉ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट मित्रों। तो आपको याद रखना है कि पोटेंशियल कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये सब छोड़ो, आप बस ये याद रखो
कि करंट की डायरेक्शन और पाथ डायरेक्शन दोनों सेम हो तो पोटेंशियल हमारा रिड्यूस होगा, माइनस आई आर। अगर करंट की डायरेक्शन और पाथ डायरेक्शन अपोजिट हो एक दूसरे के तो वोल्टेज हमारा इंक्रीज होगा, प्लस आई आर। अगर पाथ डायरेक्शन में जाते जाते आगे बैटरी का प्लस टर्मिनल आ जाए तो भी पोटेंशियल हमारा माइनस ई होगा, यानी कम होगा। अगर हमारा यहाँ पे पाथ डायरेक्शन आगे जाते जाते माइनस टर्मिनल आ जाए तो भी हमारा ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ईएमएफ हमारा इंक्रीज होगा, ईएमएफ हमारा प्लस होगा, ऐड होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। एक बार ये आपको समझ आ गया तो फिर तो आपके लिए काफी इजी है। ओके, तो अब हम करते हैं एक नीट में पूछा गया क्वेश्चन और एक हम करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। पहले मैं आपको नीट का क्वेश्चन करा दूंगा, ओके, फिर हम एनसीईआरटी में जो पूछा गया है, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है सॉरी, वो हम करेंगे। तो सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम करेंगे नीट 2020 फेज 2 का क्वेश्चन। अभी हमने यहाँ पे लूप रूल समझा है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ लूप रूल फॉर द लूप बी सी डी ई बी, इसके लिए हमें सॉल्व करना है। यहां से हमारा करंट इस तरफ फ्लो करेगा, इस तरह से, राइट, इस तरह से हमारा करंट फ्लो कर रहा है और वापस यहां पे आ रहा है। तो इसके लिए हमें इक्वेशन बनाना है, ये वाले लूप के लिए हमें यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। ओके, तो हम इसके लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे लूप रूल में ऐसा सीखा कि जहां से आप स्टार्ट करो, अभी हमें पता करना है बी सी डी ई बी के लिए, जहां से आप स्टार्ट करो अगर आप घूम फिर के वहीं पे आ रहे हो तो पोटेंशियल आपका जीरो आना चाहिए नेट। तो पहले हम बी पे थे, वापस बी पे ही आए तो पोटेंशियल तो जीरो ही आएगा ना। तो देखो किस तरह से करना है हमें। तो आप देखो जो हमारी लूप की डायरेक्शन है वही हमारी करंट की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो माइनस आता है पोटेंशियल, माइनस आई टू आर टू, राइट। आगे बढ़ते हुए पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, हमने अभी सीखा कि अगर आगे बढ़ते हुए पहले हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आता है तो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा माइनस ई टू। उसके बाद यहाँ पे आगे जाते जाते पहले अगर नेगेटिव आ गया तो हम वहां पे लेंगे प्लस ई थ्री, प्लस ई थ्री, ओके। और फिर आगे जाते जब करंट अपोजिट आया, लूप हमारा ऊपर की तरफ पाथ जा रहा है और करंट नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखो दोनों अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट तो प्लस आएगा, प्लस आई थ्री आर वन, रजिस्टर और करंट आई थ्री आर वन, हाँ राइट है। और वापस हम बी पे पहुंच गए, इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो आ गया ना जीरो, जहां पे हम पहुंचे, जहां से स्टार्ट किया था, अगर वहीं हम पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे जीरो आएगा। तो दूसरी एक बात कि यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ, चार्ज फ्लो करके आया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ, यानी कि ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। ओके, हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस ही आया यानी एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं हुई। ओके, एक्सटर्नल एजेंट से जो हमारा वर्कडन हुआ वो उतना ही रह रहा है, यानी कि ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है। सेकंड में ज़्यादा आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, स्टेटमेंट लिखा तब क्योंकि सर्किट के जरिए एक्सप्लेन हम कर सकते हैं उसको। तो हमने यहाँ अप्लाई किया बी सी डी ई बी के लिए, तो हमें यहाँ पे पूरा पोटेंशियल टोटल जीरो मिला, इसलिए हमारा यहाँ पे आया कि ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, ये एक एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, राइट। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, हमने इसके लिए अप्लाई किया था। ओके, अब आप देखो कि हमारे ऑप्शन में मैच करने कौन सा आंसर राइट आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा, तो आई टू आर टू माइनस था प्लस हो गया, इसको हम इस तरफ लेके गए, राइट। तो ये इसको इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस होएगा आई थ्री आर वन, माइनस ई टू को लेके जाएंगे प्लस ई टू, ई थ्री को लेके जाएंगे माइनस ई थ्री। अब आप ऑप्शन मैच करो, तो आई टू आर टू माइनस आई थ्री आर थ्री प्लस ई टू माइनस ई थ्री, तो बी आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है। तो ये हमने किया नीट 2020 का क्वेश्चन, किस तरह से हमें यहाँ पे लूप में सेकेंड लॉ अप्लाई करना है, किरचॉफ का केवीएल लॉ, राइट। यहाँ पे हमने क्या करा, केवीएल लॉ अप्लाई करा है। अब हम करने जा रहे हैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3.6 एनसीईआरटी का। ये एक बार आपको समझ आ गया क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो आपसे बाकी सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेंगे। ओके, तो इसको मिटा देते हैं और फिर अब हम ये करते हैं क्वेश्चन।
उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किरचॉफ के क्वेश्चन किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, मेथड आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या क्या है किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई शेल्स। शेल कितने हैं, यहाँ पे 2 शेल है, तो दोनों में से करंट बाहर निकलेंगे। तो पहले आप आइडेंटिफाई करो शेल कितने हैं, तो यहाँ पे 2 सेल है, तो दोनों सेल में से करंट निकलेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे करंट निकालते हैं। यहाँ से मान लो अगर I1 करंट निकला और यहाँ I2 गया, तो बाकी जो बचेगा वो यहाँ जाएगा, I1 माइनस I2। समझ आया ना। अगर I1 करंट हमारा 10 वोल्ट की बैटरी, बड़ी बैटरी है, दोनों बैटरी देखो 10 वोल्ट 5 वोल्ट, तो ये शेल हमारा बड़ा सेल है। तो अगर इसमें से I1 करंट निकल रहा है, I1 करंट, तो अगर उसमें से थोड़ा I2 यहाँ चला गया तो बाकी का कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, जो कितना होगा I1 माइनस I2। ओके, मान लेते हैं कि टोटल 10 एम्पियर था, 10 एम्पियर में से 5 एम्पियर यहाँ गया, तो 10 माइनस 5 यहाँ आएगा ना। आई होप आप समझ रहे हो। अब आप देखो कि सेकेंड शेल हमारा 5 वोल्ट का है, I1 I2 हमने वेरिएबल ले लिए हैं, यहां से निकलता है I3। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए, जितना करंट यहाँ पे लीव कर रहा है बैटरी में से उतना ही वापस शेल में एंटर होना चाहिए। I1 लीव करा, I1 वापस एंटर होना चाहिए। यहाँ पे भी ऐसा I3 लीव करा, I3 यहाँ पे आ जाना चाहिए, तभी हमारा एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो देखो अब आप देखो आगे बी पॉइंट पे, यहां से आया I2, यहां से आया I3, दोनों की मुलाकात हुई यहाँ पे, यानी मर्ज हो गए। यहाँ पे कौन सा करंट आ गया अपना, I2 प्लस I3, दोनों मर्ज हो गए, राइट, I2 प्लस I3। अब I2 प्लस I3 आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सी पॉइंट पे वापस जंक्शन आया। तो मैंने आपको बोला कि जितना करंट शेल में से बाहर निकल रहा है उतना एंटर भी होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि I2 I3 में कहीं ना कहीं I1 है ही, तो वो अपना निकल जाएगा, वापस घर पे चला जाएगा, अपने घर में से निकला था वापस वो चला गया। तो अब यहाँ पे I1 इसके अंदर नहीं है, यानी I2 प्लस I3 माइनस I1, मुझे उसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो तो अपने घर पे वापस चला गया है, शेल में वापस चला गया है, तो वो अब यहाँ पे एब्सेंट है। ये तो यहाँ पे आ ही रहा है। अब दोनों यहाँ पे मिलेंगे, ये वाला करंट और ये वाला करंट, तो दोनों का एडिशन वापस I3 आना चाहिए। अगर वापस I3 एडिशन आ रहा है तो हम एकदम करेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई मिस्टेक हमारी नहीं है। तो देखो I2 प्लस I3 माइनस I1, ये भी यहाँ दोनों मिलेंगे, ऐसे दोनों मिलेंगे ना, तो I1 माइनस I2 प्लस I1 माइनस I2, I2 I2 कैंसल, I1 I1 कैंसल, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे I3, ये रहा। यानी जितना करंट निकला था उतना वापस एंटर हो रहा है, I3 निकला था I3 वापस एंटर हो रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा है, राइट। तो इस तरह से पहले आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। पहला स्टेप सेल कितना आइडेंटिफाई करो, सेकेंड स्टेप करंट को डिस्ट्रीब्यूट कराओ, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए फिर थर्ड स्टेप लूप चूज करो, और लूप चूज करने के बाद उसके ऊपर हमारा जो लॉ है साइन कन्वेक्शन है वो अप्लाई करो। ओके, तो अब हम यहाँ पे साइन कन्वेक्शन अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्लॉकवाइज भी लूप ले सकते हो, आप लूप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। ओके, तो आप बोलिए ABCD ये जो लूप है हमारा, उसमें हम क्लॉकवाइज अप्लाई करें कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करें ना, तो क्लॉकवाइज करते हैं पहले इसमें। तो पहले हम लूप लेंगे ये वाला ABC और आगे जाके फिर वापस A, इस तरह से हमें इसमें अप्लाई करना है। तो मैं यहां लिखूंगा अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप ABCA, इसके अंदर हमने अप्लाई करा ABCA, इसके अंदर हमने यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करा है। तो आप देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, लूप की और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो माइनस आता है, हमने भी पढ़ा था, तो -4I2 -4I2। अब आप देखो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम वापस, तो -2 ब्रैकेट में I2 प्लस I3,
I2 प्लस I3, राइट। अब आप देखो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो रजिस्टर इंटू करंट, तो माइनस आई वन इंटू वन। आगे बढ़ते हुए पहले हमारा माइनस टर्मिनल आया, तो क्या हो जाएगा +10 इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हुए वापस ए आ गया 0। तो हमने सेकेंड लॉ में डिस्कस करा था कि पोटेंशियल का डिफरेंस ऑलवेज 0 आता है, 0 आ गया, यानी एनर्जी कंजर्वेशन फुलफिल कर रहा है। अब हम यहाँ पे किस तरह से ऑर्डर रखेंगे, हम I1 इंटू वन -I1 -4I2 -2I2 प्लस माइनस -2I3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। I1 वाली एक ही टर्म है I1, I2 वाले ये -4 -2 -6I2, और यहाँ पे -2I3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सारे I1 I2 को इस तरफ ले लेते हैं राइट साइड पे, तो देखो क्या हो जाएगा, सारे को हम इस तरफ ले लेंगे, तो I1 पॉजिटिव इस तरफ आया प्लस हो गया, -6I2 इस तरफ आएगा +6I2 हो जाएगा, -2I3 इस तरफ आएगा +2I3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। हमने सारे माइनस टर्म जो है उनको राइट साइड ले लिए, तो सब प्लस हो गए, फिर मैंने पहले उनको लिखा, फिर इक्वल टू करके मैंने 10 लिखा, ओके। अब आप देखो, अब हम यहाँ पे कोई दूसरा लूप चूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब मैं चूज कर रहा हूँ, आप बोलो ADCA करें या ACDA, जो आप बोलो, ओके। तो हम यहाँ कर लेते हैं ये A, पहले हमने क्लॉकवाइज करा था, अब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ADCA इस तरफ, राइट। तो अब आप देखिए कि हमारा रेड कलर का लूप डायरेक्शन है, पाथ डायरेक्शन जिस तरफ जा रहा उसी तरफ करंट जा रहा, तो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप ADCA, ए से चले थे वापस ए पे आने चाहिए हम, ओके। तो अब आप देखो -4 ब्रैकेट में I1 -I2 हो गया। अब देखो करंट नीचे आ रहा है और हम जा रहे हैं ऊपर, करंट नीचे आ रहा है और हमारा पाथ डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, तो अपोजिट हो गया, तो +2 ब्रैकेट में I2 प्लस I3 -I1, ओके। समझ आ रहा है ना अच्छे से। अब आप देखो कि हमारा पाथ इस तरफ और करंट भी इस तरफ, तो I1 इंटू वन -I1। आगे बढ़ते हुए बैटरी आ गई, उसका -10 वोल्ट आया, तो हमें लेना है +10 इज इक्वल टू, वापस ए पॉइंट आ गया, तो इज इक्वल टू 0, ओके। अब आप देखो -4I1 माइनस +4I2, 2 इंटू I2 प्लस 2I2, 2 इंटू I3 प्लस 2I3, 2 इंटू -I1 -2I1 -I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो फ्रेंड्स कि I1 वाले कितने हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, -4 -2 -1 -7I1। अब I2 वाले एक ये है एक ये है, यस दो ही हैं, 4 + 2 6I2। 3 वाले एक लौता है ये 2I3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम क्या करेंगे, -7 को इस तरफ ले लेंगे, 7I1 ये इस तरफ जाएगा, -6I2 ये इस तरफ जाएगा, -2I3 इज इक्वल टू 10। -7 इस तरफ गया प्लस हो गया, 6 इस तरफ गया माइनस हो गया, 2 इस तरफ गया माइनस हो गया, इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अब हमें तीसरा लूप लेना है, तो तीसरा लूप मैं खुद ले लेता हूं यहां से, ये बहुत आसान रहेगा हमारे लिए, यहां से यहां फिर वापस यहां। तो अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप BCDE, B ये हमारा EMF है E, तो BCDEB, B से स्टार्ट किया था वापस B आ गया, यानी लूप रूल हमें अप्लाई करना है, B से स्टार्ट किया था वापस B आ गया, लूप रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखो
कि करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या आएगा ये अपना यहाँ पे -2 ब्रैकेट में I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, दोनों की डायरेक्शन सेम है, -2 ब्रैकेट में I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1। अब आपको यही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे I3 करंट है लेकिन रेजिस्टर नहीं है। वोल्टेज कब आता है, करंट और रेजिस्टर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो तब, लेकिन यहाँ पे कहाँ रेजिस्टर है, नहीं है ना। तो जहां रेजिस्टर नहीं है वहां पे आपको कुछ नहीं लेना है, ओके, आपको धीरे से आगे बढ़ जाना है। तो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे माइनस टर्मिनल आया तो वापस हम लेंगे +5, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो वापस इज इक्वल टू 0, ओके। इसको हम सॉल्व करते हैं, -2I2 प्लस माइनस माइनस 2I3, यहाँ पे -2I2 माइनस 2I3 माइनस माइनस प्लस 2I1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो I1 वाली हमारी एक ये टर्म है 2I1, I2 वाले आप देखो एक ये यस दो टर्म है, -2 माइनस 4I2, 3 वाली एक ये -2 माइनस 4I3, राइट, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम सारी टर्म्स को उस तरफ ले जाएंगे 5 के अलावा, तो -2I1 प्लस 4I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, राइट, ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 हो गया है इस तरह से, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे तीनों लूप के तीनों इक्वेशन मिल चुके हैं, उसके बाद हमें करना होता है एलिमिनेशन, ओके। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन के रूल लगाएंगे और I1 I2 I3 की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखो पहले हमें अच्छी तरह से इक्वेशन को देखना है, ओके। तो हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे +6, यहाँ पे -6, यहाँ पे +2I3, यहाँ -2I3, दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो वो तो कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो I1 हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एडिशन ऑफ 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 का हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, ओके। तो उनको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो पहले मैं लिखूंगा I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10, उसको हम ऐड करेंगे इसमें, 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 7 + 1 8I1, 10 + 10 20, तो यहां हमें मिला 8I1 इज इक्वल टू 20। तो I1 की वैल्यू हमें मिलेगी 20/8 एम्पियर, ये हमारी यहाँ पे I1 की वैल्यू आ गई। अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 2 और 4 5, यानी ये हमारा करंट आ गया, चाहे आप 2.5 एम्पियर लिखो या इसी तरह से रहने दो 5/2 एम्पियर, ये हमारा I1 करंट आ चुका है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, I2 निकालते हैं या I3 निकालते हैं, दोनों में से कोई भी निकाल लेते हैं। तो हमें एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो +4 है ही, अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -4I3, ये +4I3 हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे कैंसिल और हमें यहाँ पे मिल जाएगा I2 का वैल्यू, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, इक्वेशन 4 सॉरी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन मैंने सर्कल किया है वो वाला, इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम ऐड करेंगे इक्वेशन 3 में, ओके। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7 2 14I1, 6 2 -12I2, 2 2 4I3 इज इक्वल टू 10 2 20। 2 से मल्टीप्लाई किया और लिख लिया, डायरेक्टली इसमें ऐड करेंगे, -2I1 प्लस 4I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5। यहां पे हमारा क्या होगा, -4I3 प्लस 4I3 कैंसिल, 14 - 2 12I1 -4 प्लस -12 प्लस 4 -8I2, ये तो कैंसिल हो गया, 20 + 5 25। अब हम यहाँ पे रखेंगे I1 की वैल्यू,
सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4, आपको इक्वेशन 4 का वैल्यू रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये रख देंगे 12, I1 हमारा आएगा 5/2 माइनस 8 I2 इज इक्वल टू 25. ओके, 2 6 जार 12, 6 5 जार 30 माइनस 8 I2 इज इक्वल टू 25. 25 इधर लाएंगे, माइनस 8 I2 इस तरफ ले जाएंगे, तो 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 8 I2. यहाँ आ गया 5 इज इक्वल टू 8 I2. तो I2 हमें मिल जाएगा 5/8 एम्पियर. I2 हमें यहाँ पे मिल गया 5/8 एम्पियर. दो आंसर हमारे आ चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, I1 I2 को रखेंगे कोई भी एक इक्वेशन में, 1 2 या 3. किस में रखा जाए, किस में रखे, हम इसमें रख देते हैं, राइट. तो सब्स्टिट्यूट I1 एंड I2 इन, एक काम करते हैं 1 में ही रख देते हैं, इन इक्वेशन 1. तो क्या होगा, I1 हमारा कितना आया 5/2 प्लस 6, I2 की वैल्यू आई 5/8 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 10. तो ये हमारा सॉल्व होगा 3, यहाँ पे 4, तो 5/2 5 3 15/4, ओके, प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 10. इन दोनों को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे. 2 I3 इज इक्वल टू 10 माइनस 5/2 माइनस 15/4. एलसीएम हमारा यहाँ पे 4 4 2 2 4 1. 2 I3 यहाँ पे 40, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15/4. तो 2 I3 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 30, 30 माइनस 15 15/4, 4 2 8, यानी I3 हमारा आया 15/8 एम्पियर आ गया. एनसीईआरटी में बोला कि हर एक ब्रांच से करंट निकालो, तो ए बी ब्रांच में कौन सा करंट है, I2, ये रहा I2 5/8. AD ब्रांच में I1 माइनस I2, तो कर लो आप, I1 में से I2 को माइनस कर लो, आ जाएगा आंसर. फिर BC ब्रांच I2 प्लस I3, CD ब्रांच, इस तरफ से आप करंट निकाल सकते हो. तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया, ये बोर्ड का क्वेश्चन है अपना, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप एकदम आसानी से कर लोगे सॉल्व. एक और मैं एनसीईआरटी का कराता हूं, ये हमारा एग्जांपल 3.6 है, 3.5 भी कराता हूं. उस पर थोड़ा अलग, मतलब सर्किट थोड़ा अलग टाइप का है, तो आपको आइडिया है कि ऐसे क्वेश्चन भी हम इस तरह से कर सकते हैं. ओके दोस्तों, हम करते हैं एनसीईआरटी का ही उसके ऊपर वाला एग्जांपल, यानी कि एग्जांपल नंबर 3.5. अगर ऐसे क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं आपको बताऊंगा. अभी ये हमारा एग्जांपल 3.5 है और यहाँ पे हमें एक क्यूबॉइड दिया गया है, क्यूब में वायर है और हर एक में रजिस्टर करा गया है R, और हर एक रजिस्टर की वैल्यू अपनी 1 ओम है, राइट. हमें यहाँ पे क्या करना है, डायगोनल पॉइंट A और C' के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. ये पूरा रेजिस्टेंस कितना आएगा वो निकालना है, वो तो निकालना ही है, और हमें हर एक यहाँ पे ब्रांच में कितना करंट आएगा वो भी पता करना है. ओके, तो पहले हम यहाँ पे करंट फाइंड कर लेते हैं, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं. तो आप देखो कि यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है. तो पहले हमें पता चला कि सबके रजिस्टर यहाँ पे सेम है, राइट. रजिस्टर सबके सेम है तो करंट भी इक्वल डिवाइड होगा. पहले से हमें पता है कि रजिस्टेंस सबके आगे जाके सेम आ रहे हैं तो करंट को इक्वली डिवाइड होना है. तो मैं पहले से क्या करूंगा, यहाँ पे 3i ले लूंगा. तो हम यहाँ पहले से 3i करंट ले लेते हैं. मान लो कि बैटरी में से 3i करंट निकला, 3i निकला, तो 3i के इक्वल 3 पार्ट, 3 3 कैंसल, I, यानी यहाँ पे जाएगा अपना I करंट, यहाँ पे जाएगा I करंट, और यहाँ पे जाएगा I करंट. तीनों ब्रांच में I करंट डिवाइड होगा. ओके, अब आप देखो आगे यहाँ पे मैं सर्कल बना रहा हूं, A' D और B. वहां पे I आगे जाते हुए दो ब्रांच में डिवाइड होगा और रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम है. तो I अगर दो ब्रांच में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, I/2 I/2. ओके,
तो यहां से हमारा करंट आगे जाते हुए यहां पे आएगा I/2, यहां पे आएगा I/2, यहां पे करंट I डी पॉइंट पे स्प्लिट करेगा I/2, I/2, यहां पे I करंट बी पॉइंट पे स्प्लिट करेगा I/2, I/2, इस तरीके से दोनों में स्प्लिट कर गया। अब आप देखो, अब वापस करंट मर्ज करेंगे, मैं जहां जहां स्क्वायर बनाऊंगा वहां करंट मर्ज करेंगे, एक तो डी डैश पे, एक बी डैश पे, और एक यहाँ सी पे। अब देखो तो I/2, I/2 मर्ज होके वापस आएगा I/2 मर्ज होके वापस आएगा I, राइट। यहाँ पे भी आप देखो कि I/2 यहां से आया, I/2 यहां से आया, दोनों मर्ज हुए, वापस आ गया I तीनों मिला के आ गए 3I, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3I, राइट। तो 3I निकला था अपने घर में से, 3I करंट निकला था, वापस 3I आ गया, राइट। जितना निकलना चाहिए उतना वापस आना चाहिए, तभी हमारी एनर्जी कंजर्व होती है। अब मैं आपको देता हूं एक टिप्स की हमारी ये है शॉर्ट ट्रिक कि आपको ऑलवेज क्या करना होता है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, कौन सा लूप चूज करना रहता है, बैटरी वाला। जिस लूप में बैटरी हो उसमें आप किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे A B C, यहां से होके यहाँ एरो देखो ये वाला, फिर यहाँ, फिर वापस हम A पे आ जाएंगे। तो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप A B C डैश, यहाँ पे E F G A से चले थे वापस A पे आ गए, A से हम चले थे वापस A पे आ गए, A से A, ओके। तो अब आप देखो कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा उसी डायरेक्शन में लूप, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो माइनस आई आर। आगे बढ़ते हुए भी दोनों की डायरेक्शन सेम, जिस डायरेक्शन में करंट उसी में हमारा लूप का डायरेक्शन, तो वापस -I/2R। आप आगे की तरफ बढ़ोगे वापस तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो -IR, पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है, -IR। आगे तो अब रेजिस्टर ही नहीं है, सीधा बैटरी पे आ गए, -10 तो +10 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, ओके। अब जितने भी माइनस वाले हैं टर्म उसको हम राइट साइड ले आते हैं, तो यहां बचेगा हमारा 10 -IR + IR, -IR/2 + IR/2, वापस -IR + IR। अब हम यहाँ पे ले लेंगे LCM, ओके। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 × 1 2IR, 1 × IR IR, 2 × IR 2IR, डिवाइड बाई 2, ओके। 2 × 10 20, 2IR IR 2IR 5IR, 5 4 20 IR। और हमें यहाँ पे R की वैल्यू बता रखी है 1 ओम, तो यहाँ R हम रख देंगे 1 ओम, ओके। तो 4I1, तो हमें I मिल गया यहाँ पे 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर करंट हमें मिल गया। अब यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है A और C डैश के बीच, यानी ये पूरा रेजिस्टर हम ले लेंगे R डैश, राइट, तभी तो इक्विवेलेंट मिल पाएगा। तो मैं एक नई सर्किट बनाऊंगा यहाँ पे, ये जो पूरा रेजिस्टर है वो अपना R डैश आ गया, और यहाँ पे एक बैटरी तो अपनी लगी ही है, जो बैटरी लगी है वो भी 10 वोल्ट की लगी है, और उसमें से करंट भी निकल रहा है 3I, राइट। और ये जो लूप है उसमें अब हमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ। तो दोनों की डायरेक्शन सेम, जिस तरफ हमारा लूप जा रहा है उसी तरफ करंट भी जा रहा है, तो -3IR डैश, आगे आते आते वापस -10, तो +10 इज इक्वल टू 0, -3IR डैश इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू 10, I की वैल्यू हमारी आई 4, R डैश इज इक्वल टू 10, 2 2 4, 2 5 10, 3 2 6, R डैश इज इक्वल टू 5, 6 हमारा नीचे आ जाएगा 5/6 ओम। तो ये हमें मिल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस तरीके से ये जो एनसीईआरटी का हमारा एग्जांपल 3.5 है उसमें हमें करंट भी मिल गया 4 एम्पियर और रेजिस्टर भी मिल गया 5/6 ओम। हम और क्वेश्चंस करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें पहले करना है नीट 2016 फेज 2 का क्वेश्चन।
तो यहाँ में इस तरह से सर्किट का एक पार्ट बता रखा है, हमें यहाँ पे निकालना है ए और बी के बीच का पोटेंशियल। ए और बी के बीच का पोटेंशियल क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो इसमें इस तरह से हमारा लाइन है, तो पाथ भी हम यही ले लेते हैं, इस तरह के पाथ पे हमारा करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। तो स्टार्ट करते हैं हम ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए, राइट, यहाँ से हम चले हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट उस डायरेक्शन में हमारा पाथ डायरेक्शन है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 2 2 4, तो -4 IR आता है ना, माइनस IR, आई यानी करंट 2 और रेजिस्टेंस भी 2 2 2 4। आगे जाते जाते पहले हमारा टर्मिनल आ गया प्लस, तो हो जाएगा -3, राइट। आगे जाते हुए वापस 2 एम्पियर है और दोनों का डायरेक्शन सेम यहाँ पे, तो 2 -1 2। अगर करंट और अपना पाथ डायरेक्शन दोनों सेम हो तो पोटेंशियल हमारा रिड्यूस होगा, और अगर अपोजिट हो तो प्लस होगा, राइट, यानी माइनस हम लिख रहे हैं यहाँ पे। और आगे जाते जाते हमारा टर्मिनल आ गया बी, तो वे भी, राइट। तो अब हमें यहाँ पे वी ए को इस तरफ लाना है, बाकी सबको इस तरफ ले जाना है। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 4 + 3 7 + 2 9, सारे इस तरफ जाएंगे तो 9 वोल्ट प्लस 9 वोल्ट, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 9 वोल्ट। ये रहा 9 वोल्ट हमारा आंसर आएगा, राइट। अगर हमें वीबी माइनस वी ए पूछा होता तो यहाँ पे -9 वोल्ट आता। तो ये आपको अच्छे से देखना है कि वी ए माइनस वी पूछा है या वीबी माइनस वी ए पूछा है। तो ये हो गया हमारा नीट 2016 का क्वेश्चन। अब हम करते हैं ये जेई मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड्स हमें I1 निकालना है, जो I1 करंट है वो निकालना है। पहले मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हम मिटा देते हैं ताकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने के लिए हमें जगह चाहिए होगी यहाँ पे। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें ये जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन करना है। इसमें हमारा 2 शेल है यहाँ पे, इसमें से निकल रहा है करंट I2, जितना करंट निकलता है उतना वापस आना चाहिए, यहाँ पे I2 आ जाएगा। इसमें से I1 निकल रहा है I1। अब मान लो I2 में से इस ब्रांच में अपना I3 गया आगे, तो बाकी यहाँ कितना जाएगा, I2 - I3, राइट। I1 और I3 दोनों मर्ज करेंगे तो I1 + I3 हो जाएंगे। उसमें से I2 यहाँ चला गया तो बाकी कितना बचेगा, I1 + I3 - I2। ओके, अब ये दोनों मर्ज करेंगे, यहाँ पे कौन सा आ रहा है करंट, I2 - I3, दोनों मर्ज करेंगे, तो मर्ज होने के बाद यहाँ पे I1 होना चाहिए। तो हम वेरीफाई करते हैं होता है कि नहीं होता। I2 - I3 ये रहा, प्लस I1 + I3 - I2, प्लस I3 - I3 कैंसल, I2 कैंसल, यानी हमें मिल रहा है यहाँ पे करंट I1 मिल गया हमें, राइट। तो I1 हमारा सही आ रहा है। ओके, तो अब हमें लूप रूल अप्लाई करके करंट I1 को निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस वाले लूप में अप्लाई करते हैं, ये B C D E H B, इसमें हम अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, ये हमारा लूप है। ओके, तो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप BHEDCB, B से B वापस आ गए, राइट। अब देखो दोनों का डायरेक्शन सेम, तो क्या आएगा, -1 ब्रैकेट में I1 + I3, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो -1 I1 + I3 - I2। ऊपर की तरफ हमारा करंट जा रहा है लेकिन कोई रजिस्टर नहीं, डायरेक्ट -2 आया, +2 = 0। जहां पे रजिस्टर हो वहीं पे मैं अप्लाई करना है रूल, समझ गए ना। ओके, समझे हुए हो पहले से ही, आगे भी हमने क्वेश्चन किया। -I1 × 1 -I1 -I3 -I1 -I3 प्लस I2 +2 = 0। -I1 -I1 -2I1 -I3 -2I3 प्लस I2 +2 = 0। इस तरफ लेंगे सबको, +2I1 प्लस इस तरफ जाएगा -I2, ये इस तरफ जाएगा, +2I3 = 2। -2I1 इस तरफ गया प्लस हो गया, I2 इस तरफ गया माइनस हो गया, -2I3 इस तरफ गया प्लस हो गया, = 2। इक्वेशन नंबर 1, इसको हम अपना इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। ओके, अब हम अप्लाई करेंगे इस वाले लूप में, BAGHD
एच बी, इस तरफ है डायरेक्शन हमारी। तो लूप हम लेते हैं बी ए जी एच बी, बी से चले थे वापस बी पे आ गए। अब आप देखो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, हमारा लूप इस तरफ हमने लिया है, करंट बह रहा है इस तरफ, दोनों अपोजिट आए तो क्या हो गया +2i3। आगे बढ़ते हुए दोनों की अपोजिट डायरेक्शन वापस आई, लेकिन वहां पे रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर डायरेक्ट यहाँ पे है, अपोजिट डायरेक्शन आई i2 इंटू 1 i2। आगे बढ़ते हुए पहले बैटरी का प्लस टर्मिनल आया तो -5, ओके। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन वापस अपोजिट हो गई तो +1 ब्रैकेट में i1 + i3, वापस बी पे आ गए, वापस बी पे आ गए इज इक्वल टू 0, ओके। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2i3 + i2 - 5 + i1 + i3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो i1 + i2, 2 + 1 3, i3 - 5 इज इक्वल टू 0। अब की बार हम -5 को शिफ्ट कर देते हैं तो i1 + i2 + 3i3 इज इक्वल टू 5। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ओके। यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया है, i1 i2 i3 5 को इस तरफ ले लिया। अब हम लूप अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस डायरेक्शन में। हम स्टार्ट करते हैं जी से, मैं लूप लिख रहा पहले GHEFG, जी से स्टार्ट किए थे वापस जी पे आ गए। अब इस तरह अपोजिट डायरेक्शन है तो i2 इंटू 1, i2 इंटू 1। आगे बढ़ते बढ़ते पहले प्लस आया तो 5 वोल्ट है, -5 वोल्ट। यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन तो -1 ब्रैकेट में i1 + i3 - i2। और यहाँ पे अपोजिट हुआ तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी वैल्यू 2 ओम है जो लिखना रह गया था। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वापस, तो पहले हमने यहाँ अप्लाई करा, फिर प्लस का -5 हुआ, फिर वापस ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ हमने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हुए दोनों की अपोजिट डायरेक्शन आई तो प्लस होगा, तो +2 ब्रैकेट में हो जाएगा अपना i2 - i3, राइट। और ऊपर तो वापस रजिस्टर है ही नहीं, यहाँ से वापस जी पे आ गए इज इक्वल टू 0। तो i2 - 5 - i1 - i3 प्लस 2i2 - 2i3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उस लूप में बैटरी है -5 वाली आई। अब देखो 1 वाले कितने हैं, 1, ओनली 1 है, इस तरफ जाएगा +i1, 2 वाले 1 2, ओके, i2 i2 2i2, 3 वाले यहाँ पे 1, ये दूसरा -2i3 -i3 -3i3, राइट। और यह -5 को इस तरफ ले लो +5, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हमें एलिमिनेशन करना होगा वापस, तो हमें यहाँ पे i1 निकालना है, तो हम यहाँ पे इस तरह से एलिमिनेशन करें कि डायरेक्ट हमें i1 मिल जाए। एलिमिनेट करना है हमें, यहाँ पे एलिमिनेशन हम करेंगे तो हम एक काम करते हैं, i1 हमें मिलना चाहिए। तो देखो इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, i1 मिल जाएगा। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से, और ऐड करो 3 में, -2i1 -2i2 -6 हो जाएगा i3, ओ यहाँ पे प्लस i2 कैंसिल होगा इससे सिर्फ, और यहाँ पे -10, यहाँ पे i1 + 2i2 -3i3 इज इक्वल टू 5, i2 i2 कैंसिल, यहाँ पे हो गया -i1, और यहाँ हो गया -9i3, यहाँ पे हो गया -5। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, तो अब हम काम करते हैं,
एक और इक्वेशन लाते हैं जिसमें i3 हो और यहाँ पे कैंसिल कर जाए, तो हमें इन दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको और इसको। हमें यहाँ से भी i2 को एलिमिनेट करना है, डायरेक्टली ऐड कर दो, एडिंग 1 + 2। आप देखो दोनों को ऐड कर रहे हैं, डायरेक्ट मैं ऐड करके आंसर लिख रहा हूँ, 2 + 1 3i1, i2 कैंसल, 2 + 3 5i3 इज इक्वल टू 7। यह हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 5। अब हमें यहां से i1 आंसर मिल जाना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और इसको करते हैं 9 से, तो दोनों फिर कट जाएंगे, है ना। तो -5i1, राइट। हमने यहाँ क्या किया, इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो -5i1, 9 4 = 45, i3 5 5 = 25, और इसको करना है 9 से, 9 3 = 27i1, 45i3, 63। ये दोनों कैंसल, 27 - 5 22i1, ये दोनों कैंसल, 63 - 25, 13 में से 5, यहाँ पे 5 और 8 3 38। तो 22i1 इज इक्वल टू 38। तो i1 इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाई 22। अब हम यहाँ पे करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा 3 पॉइंट 11 3 ज़ा 33, 5 बचेगा, तो 3/2 समथिंग आएगा, यानी 1.2 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है 1.5 एम्पियर, राइट। तो इसके लिए हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना बना, 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1.5 एम्पियर। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सबको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस करने से बोर्ड के लिए आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी, राइट। और अगर जेईई नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था अपना लेक्चर नंबर 11 किरचॉफ लॉ का, जिसमें मैंने आपको ट्राई किया है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराने का। तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए और हम मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 12 में। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन।